स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है, लोक साहित्य, जिसमें आपको पढ़ना होता है लोक साहित्य और लोक संस्कृति वाला। तो उससे इसमें जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे गए थे उनको सॉल्व करवाने का प्रयास मैं करूंगा। बहुत जबरदस्त पेपर आया था महाराज, मुझे पेपर देखने के बाद में मजा आ गया एकदम से। ऐसा पेपर केवल सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी वाले ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। बड़े जबरदस्त विद्वान आदमी हैं जिसने भी पेपर को बनाया होगा। लग रहा है कि लोक साहित्य एक प्रकार से ये है, ठीक है। बाकी लोक साहित्य के मैंने और पेपर सॉल्व करवाए हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के, लग ही नहीं रहा कि लोक साहित्य पढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। लोक साहित्य सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु जो है वो एकदम से लोक साहित्य जैसा ही पेपर बनाया है। अभी आप देखेंगे मजा आ जाएगा एकदम से। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त पेपर बना था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब आइए आप देखने का प्रयास करते हैं। और आपका ये सरल भी था पेपर। आप अगर गांव देहात से जुड़े हुए होंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा इस पेपर में, ठीक है। बड़ा अच्छा नंबर लाओगे। हम तो कह रहे हैं कि बस दो चार प्रश्न को छोड़ दो, बाकी सब तो आप लोग जो है बढ़िया लगा करके आए होंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था लोक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मैंने आपको बताया था लोक शब्द की व्युत्पत्ति, लोक दर्शने धातु जो कि संस्कृत का धातु है, उसमें जब घने प्रत्यय लगाते हैं, घे प्रत्यय, तो उससे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने लगाया। इधर पांचवा प्रश्न भी आप साथ ही साथ देख लीजिए, चूंकि स्क्रीन पर आ रहा है तो आप ऐसे में चलूंगा ताकि जल्दी जल्दी आपको हो जाए, मतलब कि मैं बता दूं ताकि सब मतलब समय ज़्यादा ना लगे। लोक साहित्य की विधा नहीं है। लोक साहित्य की क्या विधा नहीं भैया? देखिए, लोक क्रीड़ा लोक साहित्य की कोई विधा नहीं। लोक कथा, लोकगीत, लोक नाट्य, ये आपके लोक साहित्य की विधाएं हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था पांचवे का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न है लोक शब्द का प्रयोग हुआ है। लोक शब्द का प्रयोग हुआ है भैया बताएं। ऋग्वेद में भी हुआ है, कबीर के साहित्य में भी, आप दोनों जगह मिलेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। छठे प्रश्न आपको देखें, मतलब छठा प्रश्न आप देखें, लोक साहित्य में होती है। लोक साहित्य में क्या होती है? अभिजात्य भाषा का प्रयोग नहीं होता है। अभिजात्य भाषा जो होती है वो पढ़े लिखों की भाषा होती है, ठीक है। सरसता होती है लोक साहित्य में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न, लोक साहित्य होता है। लोक साहित्य जो होता है वो अभिजात संस्कारों से युक्त नहीं होता है, काव्य शास्त्रीय मानदंडों से युक्त भी नहीं होता है, पांडित्य प्रदर्शन से मुक्त होता है। बिल्कुल पांडित्य प्रदर्शन से मुक्त होता है, युक्त नहीं मुक्त होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से? देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लोकगीतों में वियोग श्रृंगार होता है, बिल्कुल होता है। लोकगीतों में वियोग श्रृंगार नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। लोकगीतों में हास रस भी होता है, लोकगीतों में करुण रस भी होता है, ये सब होते हैं। तो यानी कि ये बी वाला जो दिया है यही गलत है, ठीक है। यही सत्य नहीं, बाकी तीनों सत्य हैं। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, लोक साहित्य का विषय है। लोक साहित्य का विषय होता है क्या? लोकाचार, देवी देवता और प्रकृति, ये सब होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी होते हैं। आठवां प्रश्न, लोक साहित्य में होती है। लोक साहित्य में क्या होती है भैया? लोक साहित्य में भावुकता होती है, बिल्कुल। लोक साहित्य में क्या होती है? लोक साहित्य में भावुकता होती है। लोक साहित्य में अतिबौद्धिकता नहीं होती है, भावुकता ही होती है। तो इसका आठवें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, पचरा गाया जाता है। पचरा जो है देवी जी के आवाहन के लिए गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न, गरबा नृत्य कहाँ का है? तो गरबा नृत्य जो है भैया ये गुजरात का नृत्य है गरबा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मतलब लोक साहित्य के अंतर्गत आता है? 12 मासा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है, कजरी भी आता है, झूमर भी आता है। डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी आता है। 14 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा बगल में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से? देखें, लोक साहित्य लोकमानस की सहज अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य का व्यवस्थित शास्त्र होता है। नहीं, लोक साहित्य का व्यवस्थित शास्त्र नहीं होता है। लोक साहित्य लोकमानस की सहज अभिव्यक्ति है। तो इसका 14 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब गलत हैं। आगे देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य के अंतर्गत आता है? चैता, जातसार, सोहर, ये सब लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, सोने की थाली में जवना परोसो, मतलब कि परोसलो। जवना माने होता है भोजन, ठीक है। जेवना मतलब क्या होता है? भोजन, ठीक है। तो सोने की थाली में क्या परोसो? जवना परोस लो,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जेवना भरा जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए जिसका पेपर था उसने सही लगा दिया, चूंकि उसको मतलब देहाती लोग जो होंगे वो जानते होंगे, जो गांव वगैरह संबंधित होंगे वो जेवना का मतलब जानते होंगे, जेवन क्या होता है। ठीक है, बहुत जगह कहते हैं इधर अवधि वाले इलाकों में कि चलो जिए लियो, बिहार वहार में कहते हैं चलो जिए लियो भैया। जिए लियो का मतलब होता है कि खाए लियो, चली गए खाना खाना, खाना खाने को भोजन करने को ही कहते हैं कि जेवड़ा जिए लियो। ठीक है, तो जेवण माने भोजन, ठीक है, जेवड़ा माने भोजन, और जेवण मतलब कि जे लियो मतलब कि खा लो। ठीक है, इसे खाना खा लो, तो इसे जेवन से जेवना ऐसे बन गया ये, तो इसका सी ऑप्शन था। अगला प्रश्न आप देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, घूमर नृत्य कहाँ का है। घूमर, घूमर की बात हो रही है। घूमर, घूमर आपने देखा होगा, राजस्थानी नृत्य है घूमर। ठीक है, तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, राजस्थानी नृत्य है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक। लोक साहित्य की भूमिका ग्रंथ, इस पुस्तक को लिखा है कृष्णदेव उपाध्याय जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, आल्हा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आल्हा के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई, देखें। आल्हा के बारे में, गायन का भौगोलिक क्षेत्र बदलने पर इसकी भाषा भी परिवर्तित होती रहती, बिल्कुल, और इसकी रचना मूल रूप से बुंदेली में हुई है। दोनों बातें सही हैं, उपरोक्त दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 17 नंबर। अंग्रेजी के फोकलोर शब्द का अर्थ है। फोकलोर का मतलब होता है लोक साहित्य। क्या होता है फोकलोर का मतलब, क्या होता है, लोक साहित्य होता है। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन, लोक साहित्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न लोक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, रीति रिवाज, अंधविश्वास, ये दोनों आते हैं, सी ऑप्शन इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिए। 19 नंबर, भविष्यत कहा है। भविष्यत कहा क्या है, अपभ्रंश में रचित है, बिल्कुल है। वाणिक पुत्र भविष्यत कथा, मतलब भविष्य दत्त की कथा, ये भी ठीक है, वाणिक पुत्रों की कथा है, दो विवाहों की कथा है, डी ऑप्शन ऊपर तो सभी ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न आपका छूट रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभिजात साहित्य लोक साहित्य से प्रभावित होता है, या लोक साहित्य के पद्य अधिकांशता गेय होते हैं, छंद शास्त्र के संबंध में लोक साहित्य का पक्ष दुर्बल होता है। बिल्कुल ये तीनों बातें बिल्कुल सटीक हैं, तो 21 नंबर का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कौन लोक साहित्य के प्रतिष्ठित अध्येता हैं, बताएं। 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठित अध्येता कौन है भाई लोक साहित्य के। तो लोक साहित्य के प्रतिष्ठित अध्येता जो हैं वो कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। तो कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर सदैव, दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, छापक पेड़ छिवलिया तपत बन गहबर हो, ये पंक्ति किस गीत की है, बताएं। छापक पेड़ छिवलिया तपत बन गहबर हो, ये पंक्तियां जो हैं बेसिकली ये किसकी है, ये सोहर की हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देसिल बैना सब जन मिठा, किसकी पंक्ति है, ये विद्यापति की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 23 का। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त। अब ये देखें, आप लोग गाना सुने होंगे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। ये आप देखेंगे मिताली ठाकुर भी गाती हैं, मेरा गला नहीं चला, नहीं मैं थोड़ा बहुत गा के आपको सुना देता। ठीक है, कि राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ लोगवा काहे दे तगारी, बता द बबुआ लोगवा काहे दे तगारी। तो ये किस प्रकार का गीत है, ये गारी से संबंधित गीत है। ठीक है, गारी या विवाह गीत से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 26 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन है, निबिया के पेड़ जनिक कटी ए बाबा, निबिया के पेड़ जनिक कटी हा कटिहा ए बाबा, निबिया चिड़ैया के बास, पंक्ति किस पेड़ का वर्णन करती है। तो नीम के पेड़ का, नीम, ठीक है, नीम के पेड़ के बारे में है। निमिया माने नीम, निबिया, हम लोग भी निबिया नीब कहते हैं, नीब, नीम बोला जाता है उसको। ठीक है, जो माँ होता है हिंदी का अवधि में आकर के वो माँ हो जाता है। ठीक है, सॉरी वो बा हो जाता है, नीम को नीम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे और सारी चीज़ें, जैसे हम लोग रावण जो है क्या बोलते हैं, रावण है ना, रावण। तो अब हम लोग जो हम लोगों की जो चूंकि अवधि से है, ये उच्चारण शुद्ध ये होता है रावण, रावण। ठीक है, रावण, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ड़ा जो होता है ये ना बन जाता है अवधि में, तो रावण बोलते हैं, रावण।
जब अगर बोला जाता है रावण, रमणवा बड़ा विद्वान रहा, ऐसे बोलते हैं, तो रावण निकलता है हम लोगों के मुंह से, ठीक है, रावण, ठीक है, रावण, क्लियर। तो ये रा जो होता है कभी कभी, अच्छा रावण भी हो जाता है, रावण बहुत लोग बोलते हैं, रावण मतलब कि ये ना बन जाता है, ये वाला रा जो होता है अवधि में आकर के ना बन जाता है अवधि भोजपुरी में, ठीक है। और खिंचाव थोड़ा सा हो जाता है बिहारी और मतलब अवधि वाले इलाकों में। अगला प्रश्न आप देखेंगे 27 नंबर, ए पहुना यही मिथिला में रहुना, जमुना सुख बा ससुरारी में, तौना सुख बा कहुना। मतलब ये इस जो जनकपुर की नारियां हैं वो गाती हैं जब राजा राम और लक्ष्मण ये सब बैठ करके जो है मतलब इनका जब शादी हो रही होती उस दौरान, तो ए पहुना यही मिथिला में रहुना, जवना सुख बा ससुरारी में, तवना सुख बा कहुना। मतलब ससुराल में जो सुख है वो कहाँ पर है, और वास्तव में अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो ससुराल में ही होता है, सेवा एकदम से भगवान जैसी होती है अगर पहुंच जाओ ससुरारी में तो। अब ये मत सोचिएगा कि गुरु जी की शादी हो गई तो इसलिए, हमारी शादी वादी नहीं हुई है अभी, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि ससुराल में जो है मैं देखता हूँ इधर उधर, ससुराल जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ ये होता है, मान लेते हैं फूफा जी हमारे आए तो एकदम से बढ़िया पहले गोड़ धोवा जे उनके, थरिया आए उन पानी गरम गरमाए गरम गरम करके आ जाएगा, बढ़िया गोड़ धोवा जे उनके, ठीक है। ओकरे बाद ही में जब गोड़ धोई जाए, ओकरे बाद में बढ़िया कपड़ा सूती तौलिया आए वैसे पोछा जाए गोड़, फिर ओकरे बाद में तुरंते मतलब पानी से लेके बढ़िया बढ़िया जो मिठाई धरी हुई जो हमहू सबका ना मिले घरे, वो मिठाई फुफ्फा और जीजा खातिर तुरंत आई जी। तो ये हुआ था दामाद के एक प्रकार से जो है अतिथि देवो भव वाला जो है एक प्रकार से। अब केवल दामाद ही अतिथि एकदम से जानिए बहुत बड़े अतिथि के रूप में कि भगवान आई गए हैं मुहारे पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यही जो है स्त्रियां गाती हैं। तो इसमें बताएं कि प्रश्न है कि गीत में पहुना जो है, पहुना किन्हें कहा गया है। पहुना बेसिकली इसमें पहुना तो ऐसे कई लोगों को होता है, पहुना की मतलब कि जो भी आए हैं वही पहुना होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो इस प्रश्न को अगर देखें, इस गारी को पढ़ें मतलब इस गीत को पढ़ें कि ए पहुना यही मिथिला में राहुना, अब पूरी बारातियों को थोड़ी ना रोक रही हैं वो। जवन सुखबा ससुरारी में, ससुरारी में कौन है अपने, राम और लक्ष्मण जी अपने ससुराल में है, बाकी बाराती थोड़ी ना ससुराल आए हैं। वो लोग तो बारात दशरथ विश्वामित्र तो थोड़ी ना बारात आए हैं, दशरथ तो आए ही नहीं थे, ठीक है। विश्वामित्र आए थे, दशरथ बाद में आए हैं फिर। तो राम लक्ष्मण की अगर बात की तो इन्हीं को बेसिकली कहा जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शेर भर गेहुआ रे सास जुअख देहली हो राम, अरे जतवो गड़ौली गजवो बरीहो रामा गीत है, बताएं। तो ये जांत सार है, आपको पता होगा जांत सार, मैंने आपको बताया था कि भाई पहले के जो महिलाएं होती थी वो जांता होता था घर में, दूठू बढ़िया बढ़िया, एक जांता जो होता था नीचे पत्थर वाला बढ़िया गोला गोला पत्थर, उसमें छेद होता था, वो एकदम से जमीन में गड़ा दिया जाता था, उसमें बढ़िया लोहा वहा बैठा करके, उसके बाद में उसके ऊपर एक जो है पत्थर गोला गोल गोल वाला पत्थर बड़ा सा, उसमें छेद करके उसमें लकड़ी लगा करके मुठिया लगाते थे और उसको घुमाते थे ऐसे महिलाएं, और उसमें छेद में गेहूं डाला करती थी और गेहूं जो है पीसती थी, फिर तो वो जांत होता था, ठीक है, ठीक है। तो जांत सार, जब जांत के सुबह सुबह 4 बजे महिलाएं उठती थी पहले, और तब जांते पर जाती थी, जाता होता साफ करती थी, गेहूं लेती थी, और जितना बनाना होता था उतना पीसती थी सुबह शाम के लिए। तो पहले संयुक्त परिवार होता था तो 10-12 महिलाएं इकट्ठा बैठती थी, तो 4 महिला एक गाना कोनो पूर्वा मतलब कि गाना कढ़ाती थी और बाकी 4 महिलाएं गाती थी। तो इस तरीके से क्या होता था, गाना गा गा करके और काम निपटा लेती थी, तो काम भी मतलब कि कम पड़ता था और बढ़िया से गेहूं भी पीस जाता था, तो उसको जांत सार बोलते हैं, ठीक है। तो वही उसी समय ये सब गाना गाती थी कि शेर भर गेहुआ रे सास जोख देहली हो राम। जोख माने होता है कि जो है तौल देहन, शेर भर मानी एक शेर गेहूं है सास, एक शेर गेहूं हम तौल देहन है, जोख देहली हो राम, मतलब इसे गागा करके बोलेंगे। अरे जतवो गड़ौली गजवो गजवो बरिहो रामा, ये मतलब कि जतवो गढ़ चुका है, तो अब इसमें अब इसको ये एक जोख हमने मतलब कि एक शेर हमने गेहूं जोख दिया है, तौल दिया है। अब इसमें आपसे पूछा गया गीत है, ये कैसा गीत है, ये जांत सार है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप यहीं पर देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लोक नाटकों में उच्च कुलीन पात्रों की भाषा संस्कृत होती है, बिल्कुल ये होती है। लोक नाटकों में उच्च कुलीन पात्रों की भाषा प्राय लोक भाषा ही होती नहीं। लोक नाटकों में उच्च कुलीन पात्रों को क्रोध करना वर्जित है, ऐसा नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं।
आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है, भिखारी ठाकुर थे। भिखारी ठाकुर एक लोक साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे इधर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखें, लोक नाटकों में एक ही व्यक्ति भेष बदल करके जो अनेकों पात्रों की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लोक नाटकों में कभी कभी वाद्य यंत्र बजाने वाले भी उठ करके अभिनय यानी एक प्रकार से वो कला दिखाने लगते हैं, बिल्कुल वो भी दिखाते हैं। लोक नाटकों में संवादों में लोक प्रचलित कहावतों का भी प्रयोग होता है, बिल्कुल। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। तो 32 का जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शेर भर गेहुआ रे सास जोख देहली हो राम, अरे जतौ गड़वोली गजौ बरिहा बरिहो रामा। तो इसमें एक प्रकार से बताएं, जो जोख देहली है इसका क्या अर्थ है, नाप तोल कर दिया। जोख माने होता है नाप तोल करना, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। ठीक है, 30 का। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विदेशिया के रचनाकार हैं, विदेशिया भिखारी ठाकुर की रचना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देख लें बगल में, राम रास लीला में समावेश होता है। तो रास लीला में कृष्ण लीला का समावेश होता है। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विदेशिया है। विदेशिया क्या है, गीतात्मक लोक नाट्य है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विदेशिया का संबंध है अवधी भाषा संस्कृति नहीं, भोजपुरी भाषा और संस्कृति से, संस्कृत से। ऑप्शन नंबर इसका मतलब संस्कृति से, बी ऑप्शन, यानी कल्चर और भोजपुरी भाषा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 35 नंबर, रास लीला है, ये ब्रज का क्या है, ब्रज का लोक नाट्य है। रास लीला गीत नहीं है, रास लीला नाट्य है, ब्रज का लोक नाट्य नाट्य है। तो इसका 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर है, यात्रा क्या है। यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा जो है बंगाली लोकनाट्य है। ए ऑप्शन। लोक साहित्य के संरक्षण में क्या होता है, परंपरागत लोक भाषा संरक्षित रहती है, बिल्कुल। लोक संस्कृति भी संरक्षित रहती है, उपयुक्त दोनों, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लोक साहित्य के संकलन की समस्या है। लोक साहित्य के संकलन की समस्या कौन सी भैया, देखिए, श्रम साध्य कार्य और स्रोत की खोज, ये दोनों एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त दोनों। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु गीत है। ऋतु गीत में आपका देखेंगे, इनमें से जो आपका जात सार, ये ऋतु गीत नहीं है, सोहर भी नहीं है, बिरहा भी लोकगीत मतलब कि ऋतु गीत नहीं। तो डी ऑप्शन लगा देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। तो 50 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोक साहित्य के संग्रहकर्ता में चाहिए, लोक साहित्य के संग्रहकर्ता में क्या चाहिए, उत्साह, जिज्ञासा, संबंधित लोक भाषा की समझ, बिल्कुल डी ऑप्शन उपयुक्त सभी चाहिए। लोक साहित्य में वर्णन मिलता है किसका, टोटकों का, देवी देवताओं का, बिल्कुल दोनों का मिलता है, सी ऑप्शन। एक मिनट, लोक साहित्य में वर्णन किसका मिलता है, 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, 51 नंबर, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवी देवताओं का वर्णन मिलता है लोक साहित्य में। ठीक है, बी ऑप्शन। टोटका, टोटकाओं का भी वर्णन मिल सकता है, बिल्कुल। तो लोक साहित्य में टोटका और देवी देवताओं का भी वर्णन दोनों का मिलता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टोटका का भी वर्णन मिलता है, टोटका, अंधविश्वास, इन सभी का वर्णन मिलता है। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत है, कजरी, सोहर, बिरहा। इनमें से संस्कार गीत कौन सा है, देखिए, कजरी ऋतु संबंधी गीत है, बिरहा जातीय संबंधी गीत है, सोहर आपका यही है संस्कार से संबंधित गीत, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 52 नंबर, रमई काका का वास्तविक नाम के चंद्रभूषण त्रिवेदी है, चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका का नाम है, ए ऑप्शन। बिहारी के मतलब कि अवधि के बड़े जबरदस्त कवि हैं रमई काका। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत नहीं है इनमें से। संस्कार गीत देखें, विवाह गीत संस्कार गीत है, मुंडन गीत भी संस्कार गीत है, जनेऊ गीत भी संस्कार गीत है, लोरी जो है ये एक प्रकार से संस्कार गीत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, लोक प्रसिद्ध मौसम बेता हैं, लोक प्रसिद्ध मौसम बेता, इनमें से घाघ जो है लोक प्रसिद्ध मौसम बेता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर देखें, यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मतलब छूट गया था, आगे पीछे हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताएं 40 में। इनमें से देखिए, किसी समाज का लोक साहित्य उसके सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है। ठीक है, 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बाकी आप पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, किसी समाज का लोक साहित्य उसके सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में सहायक नहीं होता, तो ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न 43 नंबर देखेंगे,
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य है। लोक साहित्य का धार्मिक महत्व होता है, बिल्कुल होता है। लोक साहित्य का भाषा वैज्ञानिक महत्व होता है, या लोक साहित्य का सांस्कृतिक महत्व, इन सभी से रिलेटेड महत्व होता है ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 43 का। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। परंपरा का लोक साहित्य से संबंध होता है, बिल्कुल परंपरा का लोक साहित्य से संबंध होता है, ठीक है, परंपरा का लोक साहित्य से संबंध होता है। और समाज व्यवस्था का लोक साहित्य से संबंध होता है, तो दोनों का संबंध होता है। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। 44 नंबर प्रश्न है, पराधीन भारत में अंग्रेजों के द्वारा लोक साहित्य के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य था। तो पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा लोक साहित्य के अध्ययन का प्रमुख स्रोत था भारतीय जनमानस और समाज को समझना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आप देखेंगे 42 नंबर, लोक साहित्य में स्थान प्राप्त होता है ऋतुओं का, संस्कार गीतों का, कहावतों का, इन सभी का डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से लोक साहित्य के संग्रहकर्ता कौन है, तो लोक साहित्य के संग्रहकर्ता होते हैं ये दोनों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 45 का। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो महाराष्ट्र नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से हिंदी की बोली कौन सी नहीं, बघेली है, पहाड़ी भी है, जयपुरी भी है, देवनागरी एक लिपि है, तो ये नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए बिहार छत्तीसगढ़ दोनों आते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की बोली है, कुमायूनी गढ़वाली, बिल्कुल कुमायूनी गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी की बोली है। बुंदेली आपकी कहाँ की है, बुंदेली एक प्रकार से पश्चिमी हिंदी की बोली है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं, डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर तो सभी 59 का। 56 नंबर प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी खड़ी बोली ब्रजभाषा दोनों है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 57 नंबर प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, अवधी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। 60 नंबर प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, बंसीधर शुक्ला जी की रचना है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है भैया। देखें, लोकगीतों के रचनाकार प्रायः अज्ञात होते हैं, बिल्कुल ठीक है, अज्ञात होते हैं। अभिजात वर्ग के नहीं होते हैं लोग, ये भी गलत है, ठीक है, महाकवि प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, तो 61 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोक मान्यताओं में 64 नंबर क्वेश्चन है, लोक मान्यताओं में दिशाशूल का संबंध है दिशा भ्रम से या फिर नहीं, चारों दिशाओं के ज्ञान से नहीं, किसी विशेष दिन को विशेष दिशा में यात्रा की वर्जना से एक प्रकार से लोक मान्यताओं में दिशाशूल होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए भोजपुरी के अंतर्गत बलिया आता है, ए ऑप्शन। बहराइच और जो है ये आपका अवधि के अंतर्गत आता है ये सब, तो बलिया जो है भोजपुरी के अंतर्गत आता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो बलरामपुर भोजपुरी के अंतर्गत नहीं आता है, गोरखपुर और आजमगढ़ आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये प्रश्न जो है आपका 65 से 70 तक, यानी लगभग 5 प्रश्न आपको एक चीज़ से मिलेंगे। निम्नलिखित कविता के आधार पर प्रश्न संख्या 65 से 70 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यही प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि इस तरीके की जो लोक चीज़ें हैं लोक के बारे में, तो लोक से प्रश्न भी आया है और बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न पूछने का तरीका। देखें जैसे यहाँ पर आपको ये कविता दी गई है, मतलब कविता नहीं, एक प्रकार से कहावत है। अब ये कहावत बेसिकली क्या है कि सोम शनिचर पूरब न चालू और शुक्र रवि दिन पाछिम न हालू, मंगर बुध उत्तर दिस कालू, दक्षिण जाओ त हो निहालू, जे बिफे के दक्षिण जाए बिना गुनाहे पनही खाए। इसका मतलब ये है कि सोमवार शनिवार पूरब को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मंगर बुध उत्तर दिश कालू, मंगर और बुध को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। दक्षिण जाओ तो हो निहलू, अगर आप जो है उत्तर दिशा मतलब दक्षिण दिशा में मंगल और बुध को जाते हैं, मंगल और बुध को उत्तर दिशा मतलब दक्षिण दिशा में जाते हैं, तो आपको प्रसन्नता होगी, आप खुशी होंगे। जे बिफे के दक्षिण जाए, बिफे माने बृहस्पतिवार, गुरुवार को दक्षिण जो जाता है बिना गुनाहे पनही खाए, मतलब उसके लिए भी ठीक नहीं है, मतलब कि बिफे को मतलब कि दक्षिण नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दिशाशूल से रिलेटेड एक कहावत है पूरी की पूरी। अब इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करें। गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया था। देखिए, जे बिफे के दक्षिण जाए बिना गुनाहे पनही खाए, बिफे को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे 66 नंबर प्रश्न है, शनिवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देखें प्रश्न क्या था उसमें, सोम शनिचर पूरब न चालो, यानी पूरब दिशा में नहीं जाना, पूरब दिशा में यात्रा, ठीक है, नहीं करनी चाहिए, डी ऑप्शन। इसके अलावा 67 देख लेंगे, शुक्रवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो शुक्र रवि दिन पश्चिम नहालू, मतलब शुक्र और रवि यानी शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए, पश्चिम दिशा से में यात्रा, ए ऑप्शन, ठीक है, पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न 68 नंबर देखेंगे, मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, बताएं। 68 नंबर, मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो मंगल बुध उत्तर दिशा कालो, उत्तर दिशा में यात्रा मंगल और बुध को नहीं करनी चाहिए, मंगल बुध में उत्तर दिशा में यात्रा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, बुधवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, बुधवार के दिन, तो मंगल बुध उत्तर दिशा कालो, उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें तो बड़ा सरल था यार, ये 5 प्रश्न तो आपके जान लीजिए वैसे मिल गया था चुटकियों में। अब जो नहीं कर पाए होंगे पछताओ भैया, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। 70 नंबर प्रश्न, दक्षिण दिशा में कौन से दिन क्या करना अत्यधिक शुभ माना जाता है, तो क्या कहा गया था कि जो है मंगल बुध उत्तर दिश कालू, दक्षिण जाए तो हो निहालू, मतलब दक्षिण अगर जाओ तो निहाल हो जाओ, एकदम से गदगद हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तो मंगल और बुधवार को क्या होता है, यात्रा को जाना एक प्रकार से अत्यधिक शुभ माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में समाहित है जातीय गीत, पर्व गीत, लोकाचार विषय गीत तीनों, 71 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो 71 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 72 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में बिरहा होता है, बिरहा जो है एक जातीय गीत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में निम्नलिखित में से किन वृक्षों का सर्वाधिक वर्णन संग संग मिलता है, तो महुआ और आम का एक प्रकार से वर्णन एकदम साथ साथ मिलता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम महुआ, आम महुआ उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा हुआ थे, लीची उची पेड़ ना ही हुआ तो का नहीं लगा चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 74 नंबर प्रश्न है, तमाशा लोक साहित्य की किस विधा में आता है। तमाशा जो है किस विधा में आता है भैया, तमाशा जो है लोक नाट्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, गीत पंक्ति में बैरन का मतलब क्या है। रेलिया बैरन, उसमें गाना है कि भाई रेलिया बैरन पिया को लिहा जाए रे, ठीक है, और आग लागल टिकस जरी जाए रे, मतलब गली जाए, तो ऐसे है, पानी बरसे टिकस गली जाए हो, ऐसे मतलब कि आग लाग गए, पता नहीं कैसे ऐसे गाना, बड़ा 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 जबरदस्त गाना है। तो रेलिया बैरन पिया को लिहा जाए रे, इसमें बैरन जो शब्द है, बैरन माने होता है शत्रु, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है 75 नंबर, तमाशा किस प्रांत का लोक साहित्य है, तो तमाशा किस प्रांत का भैया, तमाशा जो है आपका वो महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से यहीं पर आप देख लें 78 नंबर, भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, तो ये क्षत्रिय परिवार में हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य में मिलते हैं, लोक साहित्य में रूपनी गीत, वात्सल्य के गीत, संस्कार के गीत तीनों मिलते हैं, 76 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, स्वांग होता है, स्वांग क्या होता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। स्वांग जो होता है वो नाट्य परक होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 80 नंबर प्रश्न है, अमवा बौर गैले लगल टिकोरवा से, कि अमवा बौर गैले लगल टिकोरवा, टिकोरवा मतलब होता है आम के छोटे छोटे जो होते हैं उसी को टिकोरा बोलते हैं, तो आम के नवजात फल, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य की रचना के अंतर्गत आता है। लोक साहित्य में आपका क्या आता है, संस्कार गीत आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, हीरा डोम किस बोली के लोक कवि हैं, तो ये हैं भोजपुरी के हीरा डोम, और प्रथम दलित कवि भी माने जाते हैं हीरा डोम, ये बात ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भोजपुरी का कवि नहीं है। देखिए भोजपुरी के लेखक हैं मोती बीए, मोती बीए भोजपुरी के लेखक हैं, कवि नहीं है, बाकी गोरख पांडे, धरीक्षण मिश्रा, रमई काका, ठीक है, एक मिनट, मोती बीए भोजपुरी के हैं, गोरख पांडे भी भोजपुरी के, धरीक्षण मिश्रा भी एक प्रकार से भोजपुरी के हैं। रमई काका की अगर बात की तो रमई काका जो है ये क्या है, रमई काका ये अवधि के कवि हैं, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न आपके देखेंगे, अच्छा ये प्रश्न जो 84 आया है, ये 84 से लेकर के 90 तक, यानी 6 प्रश्न 7 प्रश्न ये आपके, इसको पढ़ करके, यानी इसमें आप एक कहानी है कि भोजपुरी लोकगीतन के जो है बड़न रहस्य, मतलब कि बढ़हन रहस्य भइल बाटे, लोकगीतन में बहुरा गीत खूब गावल जाला, हमहन के ता इहो भुलाई गैल बाटे की बहुरा के गीत आप पीड़िया के गीत में कौन रिश्ता बाटे,
बहुरा के बारे में लोग लिखन बाटे कि ई व्रत भादव के अनहरिया पाख में यानी कि कृष्ण पक्ष में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन यानी चतुर्थी दिन को मनावल जाला। मनावे के उद्देश्य नहेला संतान और सुख संपत्ति पावल यानी कि संतान प्राप्ति और सुख संपत्ति के लिए मनाया जाता है। और ही के भीतर उ बउला गाय सिंह के कथा बतौले बाड़न यानी कि इस कथा मतलब इस जो है व्रत के पीछे की एक कथा है। वो कथा है कि बहुला नाम की एक गाय थी, उसको एक सिंह ने दबोच लिया था। बहुला गाय के एगो सिंह दबोच लेहल बाड़े दाब रहल रहल यानी एक सिंह अपने पकड़ लिया था। ओहर बछड़ा छोट रहल ओकरे के परितोष के खातिर गाय कुछ देर के छुट्टी मंगलस आ फिर लौट के आवे के कसम देहलस और ऊ आपन कसम पूरी कैलस। गाय जौना के देख के सिंह के मन पसीज गईल और ऊ ओके छोड़ दीस। ठीक है, मतलब कि ये कहानी है। तो 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत नहीं है, तो बताएं लोकगीत नहीं है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत नहीं है, तो देखिए मंगलेश, देखिए लोकगीत कौन सा नहीं है इनमें से। मंगलेश जो मतलब इसमें से कौन सा लोकगीत नहीं है ना पूछा गया है, तो बहुला और पीड़िया लोकगीत हैं, मंगलेश जो है लोकगीत नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसी प्रश्न के हिसाब से आया है ये। आगे देखेंगे मतलब जो इसी कहानी के हिसाब से 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवधि में बहुरा का व्रत रखा जाता है, तो भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, ये 88 नंबर पे बताने लगे हाथ, गाय किसके कब्जे में दबी थी, तो बाघ के कब्जे में यानी शेर के। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बहुरा व्रत कराया जाता है, चतुर्थी को, भाद्रपद से कृष्ण पक्ष को। अच्छा, गाय कहाँ से वापस आई, सिंह की गुफा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, बहुरा व्रत किस मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा जाता है, संतान प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संपत्ति, तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है, गाय का नाम क्या था, बहुला नाम था गाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 91 नंबर प्रश्न, लोक कहावतें लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती हैं, तो लोक कहावतें लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती हैं, प्राकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आती हैं वो। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 91 का सी करेक्ट आंसर होगा। लगे हाथ 94 प्रश्न मतलब कि 94 नंबर प्रश्न आप देख लें। 94 नंबर प्रश्न आप देख लें, निम्नलिखित में से किस पंक्ति मतलब इसकी स्थान पूर्ति करें कि दुधारू गाय के 4 लातों सहल जाला। ठीक है, दुधार गाय के लातों सहल जाला, लातों मतलब डी ऑप्शन इसका। ठीक है, अगर दूध दे रही कोई गाय, लात अगर आप उसके सह ले रहे हो, ठीक है, मतलब कि अगर कोई किसी से कोई फायदा आपको मिल रहा है तो अगर 2-3 झापड़ों मारू दीस तो कुछ का कहना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य की प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत आता है, पहेलियां, बाल गीत, बाल क्रीड़ा गीत, ये तीनों आते हैं। डी ऑप्शन 92 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 93 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा भरा जाएगा इनमें से, यानी कि बात कहीं परीक्षा मीठ लागे चाहे खरीका। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रचलित मतलब वही सही है। जैसे यहाँ पर है, दाना न पानी और खरहरा दोनों जून। दाना न पानी दोनों जून, खरहरा, खरहरा मतलब बहारने वाला जो होता है, बी ऑप्शन झाड़ू। आगे देखें 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 96 नंबर प्रश्न ये भी आपको यहाँ पर पूरा करना है पंक्ति कि यहाँ पर क्या है, भागत भूत के लंगोटिए भली। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही था। आगे देखेंगे 98 नंबर प्रश्न का क्या होगा, देखें, हरे रामा कृष्ण बने मनिहारी ओढ़ लिए सारी ए हारी, ये कजरी गीत है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रचलित सही विकल्प कौन सा है, आन्ही के आगे बेना का बतास या झकास, इनमें से क्या होगा, तो इनमें से बतास हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा डाउट है अभी, बाकी ये ठीक है। देखिए 99 नंबर प्रश्न, जुग जुग जिए तोर ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आग आस लागल हो, आग नहीं आस लागल हो, ये सोहर गीत है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न है आपका, अवधि में रचित है कौन सा, पद्मावत, बौछार, चहलारे, नरेश, ये तीनों रचनाएं अवधि में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो आज ये अवधि मतलब कि ये आपका जो था एक प्रकार से लोक साहित्य वाला पेपर मैंने डिस्कस कर लिया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद।